हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक अराउंड हमने इस यूनिट में 280 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम वन मोर वीडियो करेंगे तो उसमें हमारे 290 हो जाएंगे। तो जितने भी अभी तक 2004 से लेकर के 2026 तक के पीवाईक्यूज आए हैं इस पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूनिट में, अगर आप ये चीज कर लेंगे तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन गलत हो। आप 4 आउट ऑफ 5 या 5 आउट ऑफ 5 जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आराम से इजीली कर लेंगे। तो ये सीरीज देख लें आप, आपका ये यूनिट आपकी कवर हो जाएगी कंप्लीटली अच्छे से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन हैपन ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच कंपोनेंट इन वाटर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स या पेस्टिसाइड। तो गाइस जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इट कैन हैपन ड्यू टू द एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स इन इफ इट इज इन एक्सेस इन वाटर। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है मेडिकली इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मीथी इमोग्लोबिनीमिया के नाम से। It occurs when there is an excess of nitrates in drinking water, as asked in the question. Nitrates are commonly found in water contaminated by fertilizers, sewage, or agricultural runoff. In infant, nitrates convert into nitrites, which reduce the oxygen carrying capacity of blood. This causes the baby's skin to appear bluish due to lack of oxygen. It mainly affects infants below 6 months of age. तो ये कभी भी पूछ सकता है कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये कितने साल के बच्चों की जो है या कितने टाइम के बच्चों के लिए इन्फेंटेनियस होता है, कितना जो अफेक्ट कर सकता है। तो ये इट में अफेक्ट बिलो 60 मंथ ऑफ एज जो बच्चे होते हैं उनको। Indian government's target for share of renewable energy in total installed capacity of electric power in India by the year 2030 is 20%, 30%, 40% या 50%। तो गाइस इसका राइट आंसर है 50%। जैसा कि हम देख सकते हैं, इंडिया है सीधे टारगेट दैट 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक power capacity will come from non-fossil fuels as with renewable sources by 2030. This commitment was announced by Prime Minister Narendra Modi at COP26 Glasgow 2021 में. The target includes solar power, wind power, hydropower and nuclear energy. Next question is, which of the following are feature of Paris Agreement? The agreement focuses on the mitigation measures of environmental pollution. The argument recognizes the principles of equity and common but differentiated responsibilities. Paris Agreement pertains to 2020 क्लाइमेट एक्शंस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 283 का, दैट इज ऑप्शन बी। ए, बी एंड सी ऑल जो है इसमें करेक्ट है। तो इसमें आप देख लीजिए, द पेरिस एग्रीमेंट इज ए ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी एडॉप्टेड इन 2015 अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आप यूएन एफसीसीसी का फुल फॉर्म भी याद रखना, कभी पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो इनकरेक्ट है देख लेते हैं या करेक्ट। तो गाइस इसका जो ये ऑप्शन ए था वो इनकरेक्ट था। द एग्रीमेंट फोकसेस ऑन मिटिगेशन मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये सिर्फ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर नहीं था। अभी हम देखते हैं इसमें क्या था। तो आपका ऑप्शन जो बी नहीं है, ये बी एंड सी करेक्ट है। तो देखते हैं क्या है। द पेरिस एग्रीमेंट इज ग्लोबली क्लाइमेट ट्रीटी एडॉप्टेड इन 2015 अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन। और फिर देखते हैं, तो पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, प्राइमरीली फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, नॉट जनरल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो आप ये ध्यान रखना, इट फोकसेस ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। यहाँ पर जो दे रखा है वो जनरल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर। ठीक। और इट रिकॉग्नाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, CBDRRC. तो द एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन 2016 एंड pertains climate action from 2020 onwards. तो ये बी एंड सी विल बी द करेक्ट और ऑप्शन ए इनकरेक्ट। among the following which is better suited for dumping of nuclear waste। तो इसमें कौन सा जो है बेस्ट सूट करेगा न्यूक्लियर वेस्ट के लिए। साल्ट माइन, डिजर्ट्स, फॉरेस्ट, ओशियन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है साल्ट माइंस। तो देख लेते हैं क्या होती है साल्ट माइन। डीप साल्ट माइंस आर कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फॉर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल बिकॉज rock salt is stable and non-porous. It has very low water permeability, preventing leakage. Salt formations can self-seal cracks due to plasticity under pressure. They are geologically stable over long run periods. तो देख लीजिए, many countries explore a deep geological repositories in salt formation for लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट। द अदर ऑप्शन जो हमारे दिए हुए हैं ये अनसुटेबल है। जैसे डिजर्ट है, इसमें जो है रिस्क रहता है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का, फॉरेस्ट में इकोलॉजिकल डैमेज होने का खतरा रहता है, और जो हमारी ओशियंस होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ प्रोहिबिट
डंपिंग न्यूक्लियर वेस्ट एट सी, तो जो मरीन लाइफ को काफी ज्यादा हैम्पर कर सकता है। Which decade has been designated as the United Nations Decade on Biodiversity 2011 to 2021 to 2030, 2001 to 2010, 1991 to 2002, जो गाइस बायोडाइवर्सिटी डिकेड यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है वो 2011 टू 2020 को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो हमें बताना है इसमें सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। काफी ये क्वेश्चन था। तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन जो है इसमें यहाँ पर है एयर पॉल्यूटेंट वो ओजोन है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने जब क्वेश्चन 71 कर रहे थे तो उसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट एमिटेड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो इसमें ये था क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर था। तो यहाँ मैंने इसके बाद आपको प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के नाम दे दिए थे। तो आप ये ध्यान रखना जितने भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पार्टिकुलेट मैटर्स जिसे हम PM2.5 या PM10 के नाम से जाने जाते हैं, और ये PHC और लेड वगैरह है। और फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ साथ। ये देखिए ओजोन लेवल है, और ये जो है पिरोक्सी एसिल नाइट्रेट्स है जिसे हम ओजोन को O3 से करते हैं, और इसको पेंस कैसे करते हैं C3H3NO5। तो इसमें देख लीजिएगा सारी चीजें। तो ये जो हमारा पेंट होता है एक ऐसा कंपोनेंट है जो फोटो केमिकल स्मोक होता है, जो आई रोटेशन इससे हो जाती है, और O3 से भी, ओजोन 3 से भी आई रोटेशन होती है और रिस्पायरेटरी डिजीज हो जाती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लेना। तो ये इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ट्रांसपोर्ट इंजन से क्या होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट इंजन से एमिट नहीं होता है, बट ये रेफ्रिजरेटर एसी या एरोसिल प्रोपेलेंट से होता है या फोम ब्लोइंग से होता है। तो आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन अर्थक्वेक ए इज 5 ऑन रिसर्च रिसर्च स्केल एंड अर्थक्वेक बी इज 8 ऑन द सेम स्केल। अर्थक्वेक बी हैज 1000 टाइम्स द वेव एम्पलीट्यूड कंपेयर्ड टू ए, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है। स्टेटमेंट टू जो है द एनर्जी रिलीज बी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। कैसे होगा देखिए, जो एनर्जी रिलीज होती है डज नॉट इंक्रीज 3 टाइम्स, ईच ईच 1 यूनिट इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अबाउट 32 टाइम्स मोर एनर्जी। तो फॉर 3 यूनिट डिफरेंस इसमें जो होगा वो 32 × 32 × 32 लगभग 32,768 आएगा। तो ये 3 टाइम्स नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है। और जो आपका ऑप्शन ए था इफ अर्थक्वेक इज ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 8 है, तो डिफरेंस जो है वो 3 यूनिट्स का ही है। तो हम जानते हैं कि ईच 1 यूनिट इंक्रीजेज 10 टाइम्स ग्रेटर वेव एम्पलीट्यूड। तो डिफरेंस is of 3 units, that is 10 to the power 3, that is 1000 times greater amplitude. नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इज लीस्ट अमंग द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ सोलर, विंड, जियोथर्मल या न्यूक्लियर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 88 का, दैट इज जियोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल इज मेनली थ्रेटेंड बाय द डेलीटेरियस इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो गाइस इसका आंसर पहले दिख गया था। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से होता है। The Taj Mahal mainly threatened by sulfur dioxide (SO2) pollution. SO2 is released from industries, oil refineries, vehicles, and brick kilns. It reacts with moisture with in the atmosphere to form acid rain या sulfuric acid को form करने के लिए। acid rain causes marble corrosion and yellowing of the monument. इसी वजह से वो monument आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसकी सफेदी जा रही है, whiteness खत्म होती जा रही है। To protect the Taj Mahal, government established the Taj Trapezium zone to control industrial emissions around Agra. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया द ग्राउंड वाटर इज कॉन्टेमिनेटेड बाई आर्सेनिक, लेड, मरकरी या निकल। तो इसका राइट आंसर है दैट इज आर्सेनिक। तो जो लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया अगर हम देखें स्पेशली वेस्ट बंगाल को, बिहार को, आसाम को, या पार्ट्स कुछ पार्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, तो आर अफेक्टेड बाई आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। दिस कॉन्टेमिनेशन इज मेनली ड्यू टू natural geogenic processes in alluvial sediments of Ganga Brahmaputra basin, release of arsenic from sediments into groundwater under reducing conditions. Long-term consumption can cause skin lesions, cancer, neurological disorders भी हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।